इसी परिस्थिति में आपको और 10 राज्यों का नाम गिनाऊं जिनके यहाँ जीएसडीपी ठीक है? साउथ के राज्यों को गिनाऊं मैं आपको? उसमें से ये भी बताइए कि कितने सरकारें ऐसी है जहां पे भाजपा शासित प्रदेश है? नहीं है ना, उनके साथ मिली-जुली एनडीए। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि वहां पे बहुत अच्छी स्थिति है साउथ में। ये तो क्लियर डिवाइड दिखता, मतलब ये तो एकदम नो ब्रेनर है। एक मिनट, राजू जी की लिंक रिक गया था। राजू जी अपनी बात आप कंप्लीट कर लें, फिर मैं कक्कड़ जी के पास जाता हूं। राजीव रंजन जी जी, आपकी बात बीच में रुक गई थी, कंप्लीट कर लीजिए जी। नहीं, मैं बस इतना कहना चाहता था कि बिहार जैसे राज्यों को मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकारों ने एक आंतरिक उपनिवेश के तौर पर इस्तेमाल किया। हमारे यहाँ सेस रॉयल्टी से लेकर जो भी जिसके जरिए इस राज्य को बेहतर आमदनी मिल सकती थी विभाजन के पहले, वहां सेस रॉयल्टी के दरों में भी दोहरे मानदंड इस्तेमाल किए गए। और आपको मैंने डेवलपमेंट को लेकर के बताया कि 5 ईयर प्लान की भूमिका क्या थी, उनमें राज्यों को क्या मिला। अब बड़ा सवाल क्या है, इससे उबरने के लिए राज्यों को आप कैसी सहूलियतें देंगे जिससे वहां उद्योग ज्यादा लगे, जहां रोजगार ज्यादा सृजित हो पाएंगे। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एकमुश्त आपको राशि देनी होगी, कुछ बड़े फैसले करने होंगे, उनको टैक्स हॉलीडेज और इस तरह की कई चीजें दें जिससे उद्यमी वहां निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे। केवल ये आंकड़े एक तरफ कुछ कहते हैं, इन आंकड़ों के आधार पर अगर आप देखें राज्यों को एक आत्मनिर्भर राज्य बनने के लिए मैं बराबर एक बुनियादी बात है, ग्रॉस बजटरी सपोर्ट क्या है केंद्र और राज्यों की। जी, मेरा निवेदन ये है कि जो साउथ के राज्य है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, गुजरात भी जोड़ लीजिए, उनको ज्यादा फैसिलिटीज मिली थी क्या आजादी के बाद से आज तक कि उनके यहाँ बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया और हम लोग नहीं कर पाए? नहीं, पूरा सवाल सुन लीजिए सर। हाँ बोलिए। और वहां के तमाम राज्य और वहां की जो सरकारें हैं वो किसी भी दलों की रही हो, उन्होंने वो एटमॉस्फेयर बनाया कि वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। नीतीश जी सम्मानीय व्यक्ति हैं और करीब हमारे ख्याल में 20-22 साल से तो वहां सीएम ही हैं। आपको किसी ने रोका कि आप वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ना करें? आप कर सकते थे। सवाल अगर पूरा हो जाए तो मैं जवाब दूं। हाँ, इतने लंबे समय तक रहने के बाद अगर ये राज्य पिछड़े हुए हैं और इसको सिर्फ ये कह दिया जाए कि बजटरी सपोर्ट नहीं मिलता, बोरोइंग नहीं मिलता, सर कर्ज से कभी इकोनॉमी तो थोड़ी बनती है। आपने इंडस्ट्रियल माहौल क्या बनाया? आप सेलेक्टिव नहीं होइए। मैं सेलेक्टिव नहीं हो रहा हूं। नहीं, आप एक आर्थिक मुद्दों पर मैं समझता हूं आपकी समझ काफी गहरी है और परिभाषाओं का कहीं से बहुत सेलेक्टिव होकर के उसका उपयोग नहीं कीजिए। मैं एक बात आपने साउथ को कहा कि कैसे फायदा पहुंचाया गया। 1953 में उस समय के टीटीके कृष्णमाचारी उस समय यूनियन मिनिस्टर थे, उन्होंने फ्रेट इक्वलाइजेशन लागू किया। बिहार जैसे ईस्टर्न इंडिया के राज्य थे जहां माइंस एंड मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में थे, और आपको पता होगा कि हिंदुस्तान की आजादी के पहले जेआरडी टाटा बिहार में आ गए थे। इसके बावजूद फ्रेट इक्वलाइजेशन की वजह से बिहार में उद्यम लगाने में किसी की दिलचस्पी इसलिए नहीं थी कि वो पूरी तरह से पश्चिमी भारत के राज्य और दक्षिणी भारत के राज्यों के अनुकूल वो नीति थी। 1992 में फ्रेट इक्वलाइजेशन के खत्म होने के बाद जो बिहार के विभाजन के 8 वर्ष हैं, इन 8 वर्षों में लगातार ये कोशिश जारी रही कि सेस और रॉयल्टी के जो दोहरे मानदंड है उसमें बिहार को न्याय मिल सके। बिहार जैसे राज्य में जहां पूरा जो उत्तर बिहार है वो बाढ़ से प्रभावित है और उस बाढ़ के लिए मैं रोकूंगा सर, लंबा हो रहा है, थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं रोकूंगा आपसे। तो फिर आप नहीं, पॉइंट आपका हमने समझ लिया। आप ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी तकनीकी या व्यवस्थागत या प्रशासकीय समस्याएं थी जिसकी वजह से नहीं हुआ। मैं कहता हूं सोची समझी रणनीति थी बिहार जैसे राज्यों को एक उपनिवेश के तौर पर बनाए रखने। नॉट ओनली बिहार सर, उत्तर प्रदेश भी उसमें जोड़ लीजिए आप, वो उससे अलग नहीं है, वो भी वैसे ही है। नहीं, मैंने तो कहा मध्य प्रदेश नहीं, मैं ये कह रहा हूं सर, नए जमाने की इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री को किसी ने रोका था क्या? वो कर्नाटक जा सकते हैं, वो आंध्रा जा सकते हैं, वो तेलंगाना जा सकते हैं, वो चेन्नई तमिलनाडु जा सकते हैं, लेकिन बिहार यूपी नहीं आ सकते वो। नहीं, ये तो मुझे लगता है कि आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं सर, सोचिए आपकी इसमें कितनी जिम्मेदारी थी। और बाकी प्रशासकीय, देखिए करने वाले कर लेते हैं, मौसम का इंतजार नहीं करते कि पानी बरसेगा बंद होगा तब मैं निकलूंगा छाता लेके, करने वाले कर लेते हैं। सर अब दूसरे मेहमानों के पास चलता हूं। प्रियंका कक्कड़ जी, पंजाब राज्य की स्थिति आपके सामने है, 54% के आसपास डेट टू जीएसडीपी है, फिर भी आप लोग
फ्रीबीज बांट रहे हैं, क्यों, कैसे, पैसा कहां से आएगा? नीरज जी, हमारे लिए कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। जब हमने दिल्ली भी 2015 में आए थे तब भी 31,000 करोड़ का हमारा बजट प्रस्तुत किया था हमने, और आज 7 साल बाद 78,000 करोड़ पे पहुंच गए हैं। और ये इसके बावजूद हुआ है कि हमने अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा पे 25%, स्वास्थ्य पे 14% से ऊपर, बजट में ट्रैवल, महिलाओं की ट्रैवल फ्री, सीसीटीवी फ्री, न्यूट्रिशनल वैल्यू, बेसिकली जो भी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि एक वेलफेयर स्टेट को अपने सिटीजन्स को देना चाहिए, हम वो कर रहे हैं। ना कि सिर्फ चुनाव के टाइम आकर कुछ सुना जाए कि सिलेंडर फ्री, गैस फ्री, और फिर उसके बाद गायब हो जाए, वो वादे भी पूरे ना करें। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट में आज इस बात का मामला था। दूसरी चीज, आपने कहा पंजाब में कैसे करेंगे, हमारा तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। हमारे जो फ्लाईओवर बनते हैं वो ढहते नहीं है, क्योंकि वो मानक को देखकर बनाए जाते हैं, उसमें करप्शन बचाया जाता है। 500 करोड़ का फ्लाईओवर 300 करोड़ में बच गया, 200 करोड़ वहां बना, 200 करोड़ वहां बचे। तो इस तरह से हमें पूरा यकीन है हम पंजाब में भी करप्शन को बिल्कुल खत्म करके उस पैसे को जनता के ऊपर यूज कर लेंगे। और अभी सिर्फ 107 दिन हुए, ये पंजाब जो हमें मिला है एक डेफिसिट में, ये इसको भी हम दिल्ली की तरह बेटर करके दिखा देंगे। कुछ समय तो लगेगा, अभी 107 दिन हुए। हम लोग समय का इंतजार भी करेंगे, बिल्कुल सही बात आपकी, इसमें तर्क है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि वो रेवेन्यू जनरेशन के तरीके क्या होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, दिल्ली में आप लोगों का ये पुलिस प्रशासन का बजट कितना है कानून व्यवस्था बनाए रखने का? पुलिस प्रशासन तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा ना, तो यानी 12,000 करोड़ जो साल में खर्च होता है वो आप लोग नहीं खर्च करते। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट कितना है आपका? नीरज जी, आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, पहले मैं आपको एक बात बता दूं। फिर एमसीडीज के लिए, यानी कि पूरी इंडिया की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए 2 लाख करोड़ का बजट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बार दिया था, और दिल्ली के लिए 1 रुपया नहीं है। 10 साल से दिल्ली को 1 रुपया नहीं मिलता। इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं ना आपसे। तो मैं आपको, नीरज जी, आप क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगी, वही बता रही हूँ आपको। हाँ, दो बात मैं आपको, एक बात और बताना चाहूंगी। देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगाई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप एक स्टैंड क्यों नहीं ले सकते, वो फटकार क्यों लगी है? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी डिफरेंट तरह की रेवड़ियां बहुत टाइम से बांट रहा है। अब आपने देखा वो, और सारी रेवड़ी क्या होती है, कल्चर शुरू होता है चुनाव के आसपास, मुफ्त राशन, स्कूटी, साइकिल, सिलेंडर, इस बार भी हुआ यूपी चुनाव में, हम सब में देखा। पर उसके बाद चुनाव खत्म होते ही रेवड़ियां बंद हो जाती है, और कहीं कहीं रिकवरी के नोटिस भी चले जाते हैं जो रेवड़ियां बांटी गई उसके लिए। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है। नहीं, जो आप ये बार बार प्रॉमिस कर रहे हैं, तो उसमें कोई दल अछूता थोड़ी। मैंने कहा था कि आप अपनी सोच को बताइए कि हम लोग कैसे करते हैं, रादर कि आप 4 जजें उनकी गिना रहे हैं। आप भी तो प्रॉमिस कर रहे हैं, बिजली का 50,000 करोड़ मांगने गए थे ना पंजाब के लिए आप पहले ही दिन। हम प्रॉमिस नहीं कर रहे, हम पूरा भी कर रहे हैं, और हम सिर्फ चुनाव के टाइम नहीं कर रहे, हम पूरा 5 साल वो लाइफ को इजी बनाने की सुविधा लोगों को। ये सरकार का काम है, सरकार का दायित्व है कि जनता की लाइफ को इजी बनाए, लेकिन उस इजी बनाने में कैपिटल फॉर्मेशन का भी रोल होता है। केंद्र के स्तर पे। सुन लीजिए प्लीज, मुझे भी पूरा करने दीजिए प्लीज। आप सबको, मैंने 3 सवाल पूछे, आपने तीनों के जवाब दिए मैडम। मैंने आपको कम समय थोड़ी दिया, मैं तो सबको उतना ही समझ गया। एक चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये सब फ्री, ये जो हम फ्री जनता के लिए करते हैं, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, अगर हम वो करते हैं पूरे अपने, ना कि सिर्फ इलेक्शन टाइम में, उसके बावजूद सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि हम एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, और खाली इकलौता दिल्ली ऐसा स्टेट है। हो गया आपका जवाब ना। अब मैं दूसरे के पास चला जाऊं प्लीज? जी चले जाइए। जी, आशुतोष जी और विजय सरदाना जी।